पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख का मामला नवाज शरीफ के इंतखाबात के हवाले से सीनियर क़यादत से मुशावरत जारी है। पार्टी को इंतखाबात के लिए हतमी तैयारियों की हिदायत। नून लीग का पंजाब में पीडीएम के साथ सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन को इस्तेमाल न करने का इम्कान है। पीडीएम के पी सिंध और बलोचिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया है। आपको अपडेट करेंगे पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख का ये मामला है। मजीद तफसीला जानते हैं सलमान तारिक से। सलमान, आगाह कीजिए इस खबर के हवाले से। जी, पंजाब केपी के में इंतखाबात की तारीख का मामला है। जैसा कि अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से चला गया है। तो नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम नून के जो कायद हैं उनकी जानिब से भी जो है वो सियासी हवाले से जो वो मुतहर्रिक हो गए हैं और नवाज शरीफ की इंतखाबात के हवाले से सीनियर क़यादत से मुशावरत भी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ ने जो है वो इस हवाले से बड़ा फैसला भी करते हुए नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबात के लिए हतमी तैयारियों की हिदायत भी जारी कर दी है। पहले मरहले में पंजाब के उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए अहम इदारों से सर्वे भी करवा लिए गए हैं। नून लीग का पंजाब में पीडीएम के साथ सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन को इस्तेमाल ना करने का भी जो है वो बताया जा रहा है। मुस्लिम नून के ज़राए के मुताबिक कभी इम्कान है और पीडीएम इत्तेहाद से केपी के सिंध और बलोचिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत जारी रखने का भी फैसला किया गया है। नून लीग ने पंजाब के 371 सूबाई हलकों में अपने उम्मीदवार फाइनल जो है वो करने के जो है वो मुस्लिम नून करीब पहुंच चुकी है और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी और कारकर्दगी आइंदा चंद रोज में मुकम्मल भी कर ली जाएगी। जी ठीक है सलमान तारिक, आपका शुक्रिया। पीटीआई का इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी करने का फैसला किया गया। इमरान खान की कायम करदा कमेटी ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों बारे रिपोर्ट मुरतब कर ली है, जबकि इमरान खान ने रिपोर्ट के अजरा के मामले पर आज ज़मान पार्क में इजलास भी बुला लिया है। आपको बताएं कि पीटीआई का इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी करने का फैसला किया गया है। इस बारे मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की क़यादत में मुल्क के अंदर जो सियासी जमातों के साथ हुकूमत के इंतकामी इक़दाम हैं और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस पर एक रिपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। इमरान खान ने इस ज़िम्मन में एक कमेटी कायम की थी जिसने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर लिया और आज इस रिपोर्ट की इमरान खान को जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। कभी इम्कान है कि एतवार के रोज या फिर अगले हफ्ते किसी दिन जो है इस रिपोर्ट की बाकायदा लॉन्चिंग की जाएगी और इसमें निशानदेही की जाएगी कि पाकिस्तान में किन शोबों में और जो सियासी रहनुमा उनके खिलाफ हुकूमत किस तरह इंतकामी इक़दाम कर रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। लियाकत, बहुत शुक्रिया अपडेट कर। जेल बरो तहरीक में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की बासियाबी का मामला, हुकूमत से फौरी जवाब तलब करने के इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। हाई कोर्ट का सरकारी वकील को 27 फरवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ के वकील ने गिरफ्तारियों को अलामती करार दिया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल और उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 100 से ज़ायद कारकुनों और रहनुमाओं को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस ने मुल्ज़मान को अदालतों में पेश नहीं किया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने इस्तफसार किया कि आपने तो खुद गिरफ्तारी दी, जिस पर वकील ने जवाब दिया गिरफ्तारियां अलामती थी। दौरान समाज शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी रोस्टरूम पर आए। अदालत को बताया कि इन्हें वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि आप वालिद से मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस पर चले जाएं। जैन कुरैशी ने जवाब दिया, हम चेरिंग क्रॉस गए थे लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत ने कहा, आपको तो ये दुख है कि गिरफ्तार रहनुमाओं को लाहौर से बाहर लेकर गए हैं। पहले आप खुद पुलिस वैन पर चढ़कर बैठे हैं और अब अदालतों पर बोझ डाल रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि अदालत आज ही हुकूमत से जवाब तलब करे। ताहम अदालत ने फौरी जवाब तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और सरकारी वकील को हदायत लेकर 27 फरवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वालिद को कहाँ रखा गया कुछ मालूम नहीं, इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की जा रही है। जैन कुरैशी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की गई। हमने ये नहीं कहा हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, हमारी तहरीक आज़ादी और कानून के अमल दरामद के लिए है। सिर्फ इतनी है कि कानून के तहत हम अंदर रखें ना। आपने हमें बताया ही नहीं है। आज 48 घंटे से ज़ायद गुजर गए हैं, हमारे बंदों का पता ही नहीं है। हमें मीडिया से पता चलता है, कभी कहते हैं लइये ले गए, कभी कहते हैं राजनपुर ले गए, कभी कहते हैं अटक ले गए हैं। तो हमारी कोर्ट से इस्तदा सिर्फ इतनी थी कि एक तो मुल्क के अंदर एक आइन है, एक कानून है।
ایک जेल का मैन्यूल है, वो जेल का मैन्यूल हर कैदी को 302 के पर्चे में भी जो अंदर होता है उसको भी कुछ हकूक देता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने हमें क्यों अरेस्ट किया, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमें अरेस्ट कर लिया है तो जो मुल्क का कानून है, जो मुल्क का आइन है, उसके तहत हमें अरेस्ट करें। उस आइन और कानून के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनको किसी कोर्ट के आगे पेश करना था और उनके ऊपर चार्जेस फाइल करने थे जो आप समझते थे कि बेहतर है, और उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट हमारे ऊपर चार्जेस लगाती है हम उनको सरखम तस्लीम करते। मसला ये है कि आज 48 बल्कि शायद 72 घंटे के लगभग हो गए हैं, हमारा ना उनसे कोई कॉन्टैक्ट है, ना हमने उनसे कोई बात की है, ना हमें पता है वो किस हाल में है। और आपको पता है ये इस हुकूमत का, इस PDM की हुकूमत का और बिलखसूस इस इंटीरियर मिनिस्टर का जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को मरूज़ खातिर लाते हुए हम कोर्ट के आगे हमने अपील की थी कि जो अगर फ़र्ज़ करें आपने उनको जेल में रख भी लिया, हमें ये भी नहीं पता कि वो जेल में है या नहीं है या किस जेल में है, तो उस जेल के मैन्यूल के तहत जो उनके बेसिक हकूक़ है वो उनको मिलने। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त में अदालत से काबीना की तादाद को कम करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना के अरकान की तादाद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत का अहवाल कुछ यूँ है कि हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त में अदालत से काबीना की तादाद को कम करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। महकमा हायर एजुकेशन के इम्तहानी मरकज़ को खाली करने के अहकामात। लाहौर तालीमी बोर्ड्स के मुलाजमीन का इम्तहानी सेंटर खाली करवाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुलाजमीन का कहना है कि महकमा हायर एजुकेशन ने सेंटर खाली करके अपने दफातर बनाने का कहा है। सेंटर ख़त्म होने से उम्मीदवारों के इम्तहानात मुतासिर होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लॉरेंस रोड पर वाक़या इम्तहानी सेंटर पर, और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि लाहौर बोर्ड के जो लॉरेंस रोड पर वाक़या इम्तहानी मरकज़ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दफातर बनाने का ऐलान किया गया और इस ऐलान को और इस फैसले को ये कबूल नहीं करते। इस वक्त हमारे साथ बोर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के जो अहदेदारान वो भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुलाजमीन भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किसकी जानिब से ये कहा गया है और क्यों कहा गया है कि आपकी जो ये लॉरेंस रोड है इसको खाली कर दिया जाए और इस पर दफ्तर बनेगा। ये हमारा इम्तहानी सेंटर है, यहाँ 20,000 तलबा इम्तहान देते हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तरफ से इसे खाली करने का कहा गया है। ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि वज़ीर आला शहबाज शरीफ जब था उसने बूटी माफिया के ख़ात्मा के लिए ये कदम उठाया था। बेहतर तो ये था ये हर ज़िला में क्लस्टर सेंटर बनाए जाते। ये सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है इसको ख़त्म करने जा रहा है। ये एक साजिश है हुकूमत के ख़िलाफ़, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अच्छा ये बताइएगा आरिफ साहब कि यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो सेंटर में इम्तहानात में शिरकत करते हैं, और अगर जो अपने ऐलान पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अमल दरामद करवाता है तो कैसे उसकी जो रोकेंगे? हमारे इधर 20,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। हमारा अपने इम्तिहान के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ है और दीगर मुकाबला जात इम्तिहान इधर यहाँ पे होते हैं। ये बूटी माफिया को ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ ने यह कदम उठाया था। बेहतर यही है कि इस तरह के और ज़्यादा सेंटर हों। इसको हम बेहतर करने के लिए इन सारे सेंटरों में CCTV कैमरे लगाए हैं ताकि इस इम्तिहानी निज़ाम को शफाफ बनाया जा सके और बच्चे अपने इम्तिहान को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकें। हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है जो हमें मंजूर नहीं है। इंशाल्लाह हम अदालत का भी दरवाज़ा खटकाएंगे और मज़ीद भी हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, जो बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं इनका ये कहना है कि किसी सूरत जो है इस सेंटर पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो दफातर हैं वो नहीं बनने दिए जाएंगे और उनका ये कहना है कि एहतजाज भी किया जाएगा और अगर अदालत जाने की ज़रूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे, लेकिन इन ये सेंटर जो है इसको खाली नहीं करेंगे। जी शुक्रिया आतिफ परवेज़। वासा का ट्यूबवेल्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मंसूबा। निस्टर टाउन के ट्यूबवेल और डिस्पोजल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग बंद कर दी गई है। प्रोजेक्ट बंद होने से शिकायत और मुरम्मत के काम में ताख़ीर। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ज़ैनुल आबिदीन से जानते हैं। जी ज़ैन। मुफाद आमा का साबिक हुकूमतों का मंसूबा वासा की जानिब से बंद कर दिया गया है। शहबाज दौरे इक़्तिदार और बुज़दार दौरे हुकूमत में वासा के ट्यूबवेल्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया और वासा ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निस्टर टाउन की सब डिवीजन का कंट्रोल ऑनलाइन कर दिया।
نشتر ٹاؤن میں تمام سب ڈویژن سرویئر کے موبائل میں اپلیکیشن انسٹال کی گئی اور اس طرح ابتدائی مرحلے میں نشتر ٹاؤن کے 68 ٹیوبویل اور 7 ڈسپوزل اسٹیشن پر منصوبے کا آغاز کیا گیا، لیکن موجودہ صورتحال میں واسا کی جانب سے اس مفاد عامہ کے منصوبے کو بند کر دیا گیا ہے اور نشتر ٹاؤن کے ٹیوبویلز اور ڈسپوزل اسٹیشن کی آن لائن مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی۔ اس اپلیکیشن میں کی جانے والی جو شکایات ہیں وہ آن لائن سسٹم کے ذریعے سیکریٹری ہاؤسنگ، ایم ڈی واسا اور ڈی ایم ڈی واسا مانیٹرنگ کرتے تھے اور اس اینڈرائڈ اپلیکیشن سے سرویئر آن لائن اپنی شکایات درج بھی کروا سکتے تھے، لیکن یہ پروجیکٹ بند ہونے کی وجہ سے ان ٹیوبویلز کی مرمت کا کام اور ان سے متعلق جو شکایات ہیں وہ بر وقت انتظامیہ تک پہنچانے میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نشتر ٹاؤن کے علاقوں میں جو ٹیوبویلز کے خراب ہونے کی شکایات ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سیوریج اور واٹر سپلائی سے متعلق جو شکایات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ واسا انتظامیہ کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ واسا اینڈرائڈ اپلیکیشن کی بجائے اسکوڈا سسٹم پر منتقل ہو رہا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں یہ اسکوڈا سسٹم لگا چکے ہیں اور یہی سسٹم لاہور کے تمام ٹیوبویلز پر لاگو کیا جائے گا۔ زین، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر کے اسکولوں کو 16 کروڑ روپے کا نان سیلری بجٹ نہ مل سکا، فنڈز کی عدم ادائیگی پر لاہور کے بیشتر اسکولوں کی بجلی منقطع ہونے کا خدشہ۔ اسکول سربراہان نے لیسکو سے بجلی کے بلز ایک ساتھ میں جمع کروانے کی درخواست کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے اسکولوں کو 16 کروڑ روپے کا نان سیلری بجٹ نہ مل سکا، فنڈز کی عدم ادائیگی پر لاہور کے بیشتر اسکولوں کی بجلی منقطع ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ ایکسائز نے ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف بڑا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ڈی جی ایکسائز نے نئے SOPs جاری کر دیے۔ ٹیموں کو مخصوص چیکنگ پوائنٹس کے علاوہ بھی کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ رات کو چلنے والے ٹرک، بجری کی گاڑیاں اور لوڈرز کی بھی چیکنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ راہیل علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا راہیل۔ ڈیفالٹرز گاڑیوں کے خلاف جو ہے وہ بڑا منصوبہ بنا لی ہے اور ٹیموں کو مخصوص چیکنگ پوائنٹ کے علاوہ بھی کارروائی کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی کی جانب سے نئے SOPs جاری کر دیے گئے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رات کو چلنے والے ٹرالے، بجری کی گاڑیاں، لوڈرز کی بھی چیکنگ کی جائے، جبکہ رات کو نکلنے والی انٹرا پروویژنل بسوں کو چیک کیا جائے۔ تمام سرکاری، نیم سرکاری اور سرکاری اداروں سے اٹیچ گاڑیوں کو جو ہے چیک کیا جائے، ان کے ٹوکن ٹیکس چیک کیا جائے۔ تفریح مقامات، شادی ہال، پارکنگ، ہوٹلز، اکیڈمیز، اسکولز، بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز، اسٹیشن اور ایئرپورٹ کے داخلی خارجی راستے پہ جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے۔ اس وقت محکمہ ایکسائز کی تقریباً 8 لاکھ سے زائد گاڑیاں ایسی ڈیفالٹر ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا ٹوکن ٹیکس جمع نہیں کروایا اور محکمے کو کروڑوں روپے کا جو ہے وہ اس وقت خسارے کا سامنا ہے، جس کے بعد اب یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ تمام ان جگہوں پر بھی جو ہے وہ گاڑیوں کو اور وہیکلس کو چیک کیا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ محکمہ ایکسائز روزانہ کی بنیاد پر مخصوص پوائنٹ پر چیکنگ کرتا ہے اور ہر بدھ کو جو ہے وہ جنرل ہولڈ اپ کیا جاتا ہے، لیکن اب ڈی جی ایکسائز کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام پبلک مقامات کی سوسائٹیز میں اور دیگر جگہوں پر بھی جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کیا جائے تاکہ ٹوکن ٹیکس ریکوری کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے راہیل علی، آپ کا شکریہ۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کا ہارس اینڈ کیٹل شو میں شمولیت کا فیصلہ۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر محمد احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاری کے لیے کمیٹیاں مرتب کر دی گئی ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے شو میں 40 سٹالز لگائے جائیں گے۔ فہد امین سے اس بارے مزید جانتے ہیں۔ فہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے لاہور میں ہونے والے ہارس اینڈ کیٹل شو میں جو ہے وہ شمولیت کا فیصلہ کیا گیا اور محکمہ کی جانب سے اس شو میں 40 سے زائد سٹال جو ہے وہ لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر محمد احمد کی زیر صدارت ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ محکمہ کی جانب سے کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر تمام صنعت زار اور کثر بہبود میں تیار کردہ ملبوسات اور پارچہ جات اور ہینڈی کرافٹ کی جو ہے وہ نمائش لگائی جائے گی۔ سوشل ویلفیئر کے اداروں کے علاوہ محکمہ کے زیر تمام کام کرنے والی تمام NGOs کو بھی جو ہے وہ نمائش میں اپنی مصنوعات کے سٹال لگانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈی جی سوشل ویلفیئر کی جانب سے ضلعی افسران اور مینیجر صنعت زار کو جو ہے وہ اپنے اپنے علاقہ کی بہترین مصنوعات کی نمائش کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صنعت زار میں کام کرنے والی خواتین ورکرز کی مصنوعات کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ نمایاں کیا جائے گا اور اس اقدام سے ان خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ فہد، بہت شکریہ۔ سابق MP شبیر گجر سمیت 4 ملزمان کے خلاف پولیس تشدد کا یہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کے بری ضمانتیں خارج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ضمانت خارج ہونے پر سابق MP شبیر گجر ATCT سے فرار۔ شبیر گجر دیگر ملزمان کی پولیس سے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نعمان نور سے۔ نعمان، بتائیے۔
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے شبیر گجر سمیت 4 ملزمان کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی رائے گنج میں پولیس پر تشدد کرنے اور کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا، جس مقدمے میں گرفتاری کے خوف سے شبیر گجر سمیت دیگر ملزمان نے عبوری ضمانتیں دائر کر رکھی تھیں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے ان ضمانتوں پر سماعت کی۔ پراسیکیوشن نے ملزمان کی ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا کی، اور تفتیشی افسر نے تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کی اور ملزمان کو اس رپورٹ میں گنہگار قرار دیا، جبکہ ملزمان کے وکلاء نے عدالت میں دلائل دیا اور موقف اپنایا کہ ہمارا اس مقدمے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اب عدالت عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کرنے کا حکم جاری کرے، یہ سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے، لہٰذا عدالت ہمیں ریلیف دے، جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ سابق ایم پی اے شبیر گجر سمیت جب 4 ملزمان کی ضمانتیں خارج ہوئیں تو ملزمان احاطہ عدالت سے فرار ہوئے، بھاگ کر یہاں پر مرکزی دروازے تک آئے۔ جب یہاں پر آئے تو پولیس کے ساتھ ملزمان کی ہاتھا پائی سامنے آئی، پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ملزمان جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہے، اور ملزمان کو پولیس کی جانب سے گرفتار نہ کیا جا سکا، جبکہ ان ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی رائے گنج میں دہشت گردی کی خصوصی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا۔ جی شکریہ نعمان۔ بریک کے بعد ڈالر کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بینکاری اوقات کے آغاز پر ڈالر مزید 43 پیسے سستا ہوا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 260 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 266 روپے تک ہے۔ زاہد عابد سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ زاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کا آخری روز کرنسی مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور ڈالر کی قدر میں مزید کمی دیکھی گئی ہے۔ بینکاری اوقات کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی قدر میں کمی ہونا شروع ہوئی، جو کہ اس وقت تک تقریباً 43 پیسے ڈالر سستا ہو چکا ہے اور 260 روپے 50 پیسے تک ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز جس وقت ڈالر ریٹ بند ہوا تھا تو 260 روپے 93 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی اسی قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور وہاں پر بھی تقریباً 80 پیسے سے لے کر 1 روپے تک ڈالر کی قدر میں مختلف اوقات میں کمی دیکھی گئی ہے اور تقریباً 266 روپے تک ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت بعض مثبت اشارے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں روپے پر پڑنے والا دباؤ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں خاص طور پر چینی کمرشل بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے فنانسنگ کا جو اعلان کیا گیا ہے اس سے مثبت اثرات دیکھے جا رہے ہیں، اور دوسرا آئی ایم ایف سے معاملہ طے پانے کی جو امکانات ہیں وہ بھی کافی روشن ہیں، جس کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور روپے کی قدر کو مسلسل گو کہ بہت زیادہ نہیں لیکن اس کے باوجود مسلسل اس کو کسی حد تک مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد اپڈیٹ کرنے کا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بیف کی قیمت 700 روپے فی کلو ہو گئی ہے، برائلر 675 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ گیا، ادرک 650 روپے فی کلو میں بکنے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوئی ہیں۔ انتظامیہ جو ہے وہ صرف سرکاری نرخنامے جاری کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ آج بھی 15 روپے فی کلو قیمت بڑھا دی گئی ہے اور 669 روپے فی کلو برائلر کی قیمت مقرر کی گئی ہے، جو کہ سرکاری ریٹ لسٹ پر اگر صافی برائلر گوشت شہریوں کو چاہیے تو وہ 750 روپے فی کلو تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بون لیس جو ہے وہ 850 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکا ہے۔ برائلر کی قیمتیں جو ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، عوامی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے۔ اگر بیف کی بات کی جائے تو بیف کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 700 روپے فی کلو، جبکہ برائلر کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ 625 روپے فی کلو، یعنی کہ برائلر اور بیف جو ہے وہ ایک ہی سطح پر پہنچنے والے ہیں، صرف جو ہے 25-30 روپے کا فرق رہ چکا ہے۔ اور دیگر سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے، پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک کی، تو ٹماٹر کی قیمتیں قدرے جو ہے وہ کم ہوئی ہیں، 40 سے 50 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ پیاز جو ہے درجہ اول کا بھی 180 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک جو ہے وہ 550 سے جو ہے وہ 600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ لہسن جو ہے وہ بھی 450 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ مٹن اور بیف کے برابر ہوتا جا رہا ہے برائلر؟ بلکہ اس سے بڑھ کے اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے،
पिछले दिनों में इन्होंने हड़ताल की थी, हड़ताल में इन्होंने ब्लैक ला के ना वो गोश्त बेचा, 750 पौने 800 रुपये किलो वो पड़ता था। अगर किसी के घर कोई मेहमान आए थे, 2 मेहमान भी उनको ना 2000 में पड़ जाते हैं, वो गोश्त सिर्फ ऐसे हालात ऐसे बने हुए हैं। हुक्मरान हैं वो अपनी ये सीटों की बात छोड़ के अवाम की जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। ये बुनियादी चीज़ें खाने वाली अगर यही खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ मरेगी तो आपको वोट कौन देगा? जी बिल्कुल, आपने जो है तारीफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि ये कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुक्मरान अपनी सीटों को बचाने के लिए सरगर्म है, गरीब को महंगाई से बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। डीसी लाहौर का कलमा चौक अंडरपास साइट का दौरा किया गया। राफिया हैदर ने कलमा चौक अंडरपास के काम की रफ्तार का जायजा लिया है। डीसी की बरकत मार्केट से लिबर्टी अंडरपास तक सड़क आज हर सूरत खोलने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि डीसी लाहौर का कलमा चौक अंडरपास साइट का दौरा किया गया है। राफिया हैदर ने कलमा चौक अंडरपास के काम की रफ्तार का जायजा लिया है। डीसी की बरकत मार्केट से लिबर्टी अंडरपास तक सड़क आज हर सूरत खोलने की हिदायत की गई है। नाकस कारकर्दगी पर 7 SHOs को शोकॉज नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस की SHOs को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। SHOs को वारदातों का जल्द सुराग लगाकर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या मामला पेश आया, नोटिस जारी किए गए? शहर में जो डकैती की वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं और SHO उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से DIG ऑपरेशन ने वारदातों को कंट्रोल करने के लिए SHO को हुक्म दिया था और वारदातें कंट्रोल ना करने पर 7 SHO को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन थानों के SHO को नोटिस जारी किए गए हैं इनमें SHO इस्लामपुरा, काना और जौहरटोन शामिल हैं। इसके अलावा SHO गुरुंटाउन, अकोलखपत और नुसरत उन्नी के और इसके अलावा थाना शादरा के जो SHO हैं वो शामिल हैं। SHO को DIG ऑपरेशन ने डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर जो है तो शोकाज नोटिस जारी किए हैं कि वहाँ पर जो है डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें उन इलाकों में बढ़ गई हैं और वारदातें कंट्रोल ना होने पर DIG ऑपरेशन ने उनकी कारकर्दगी पर जो है इत्मीनान का इजहार किया था, जिसके बाद तमाम SHOs को जो है वो 7 SHOs को नोटिस जारी किए गए हैं। इस वजह से DIG ऑपरेशन डॉक्टर अफजाल कौसर का कहना है कि शहरी के मसाइल को ज़ाती मुश्किलात समझकर जो है वो SHOs हल करें और डकैतों और चोरों की खूबी के लिए मौसर जो है वो पेट्रोलिंग करें। और DIG ऑपरेशन ने मजीद कहा कि शहरियों से जो है वो SHOs अपना रवैया बेहतर बनाएं। कोई भी शहरी अगर कोई भी साइल थाने में आता है तो जो है SHOs बेहतरीन तरीके से जो है उनके मसाइल सुने। उनका DIG ऑपरेशन का मजीद कहना था कि जो भी SHO शहरियों से बदसलूकी करेगा उसको फौरी जो है वो ओहदे से हटा दिया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आपका शुक्रिया। PFC शेयर कीमत में 2 खरब 95 अरब 8 करोड़ 74 लाख के फंड जारी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के लिए 17 अरब 22 करोड़ से जायद रकम मुख्तस। महकमे खजाना ने बल्दियाती इदारों को फंड्स की फराहमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, फंड्स जारी किए गए हैं, अपडेट कीजिए इस हवाले से। इमरान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ये PFC शेयर कीमत में 2 खरब 95 अरब 8 करोड़ और 76 लाख के फंड जारी किए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के लिए 17 अरब 22 करोड़ से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। जन्नत अली को पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लेक्चरर बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। कहती हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना किया। माशरे को चाहिए कि ट्रांसजेंडर को भी बराबरी के मौके फराहम करे। मज़ीद जानते हैं राहिल अली से जो उनके साथ मौजूद हैं। जी राहिल। कहते हैं कोई भी काम दुनिया में नामुमकिन नहीं होता और अगर इंसान उसका तहिया कर ले तो फिर उसके रास्ते में कोई भी रुकावट जो है वो हाइल नहीं हो सकती। इसी तरह के एक बात सलाहियत जो है ट्रांसजेंडर जन्नत हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहली लेक्चरार हैं पाकिस्तान की जिन्होंने आला तालीम हासिल की और फिर अब जो है वो बतौर लेक्चरार जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कैसा लगा आपको अपनी कामयाबी का ये सफ़र और क्या फ़ील करती हैं और अपनी जो लोग और मज़ीद हैं ट्रांसजेंडर उनके लिए क्या पैगाम है? सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है कि खुद को एजुकेट करना और फिर अपनी सोसाइटी को और अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनना। इट्स नॉट एन ईजी थिंग और आप यकीन करिए ये सब कुछ मुझे ट्रे पे रख के नहीं ऑफ़र किया गया। जितने ज़्यादा चैलेंजेस थे घर से लेके स्कूल में जाने के, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जहाँ पे फॉर्म में एक ट्रांसजेंडर की ऑप्शन तक नहीं है, वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपा के पढ़ना और फिर मुल्क में कानून के लिए काम करना अपने लोगों के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था। लेकिन मैंने हमेशा ये मैंने अपनी एक हमारे मज़हब में कहा जाता है कि नाउमीदी कुफ़र है, तो मैंने ये बात कभी भी जहन से नहीं निकाली और आई थिंक ये उसी का नतीजा है। और इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे कि मैं PhD इंशाल्लाह करने लगी हूँ नेक्स्ट। कौन से सब्जेक्ट में
PhD कर रही हैं और आप कौन सी डिग्री हासिल की आप? जी मैं ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस में करूँगी और इसके साथ साथ मैंने चूँकि MBA गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ पाकिस्तान की पहली। मैं UCP से टॉप कर चुकी हूँ MBA में HR और मार्केटिंग में, और इसके अलावा मैं शोबिस में भी हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो जो इंसान का दिल करता है वो सब कर सकता है। एक ट्रांस कम्युनिटी मेंबर कर सकती है तो बाकी मेल और फीमेल भी कर सकते हैं। जी आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना ये है कि ट्रांसजेंडर्स को भी जो है वो माशरे में आम शहरियों की तरह जो है वो रहने के लिए हकूक़ दिए जाए, उनको नौकरियां दी जाए। उनका कहना ये था कि उन्होंने आला तालीम तो हासिल की है लेकिन उनको बेतहाशा जो है वो मसाइल का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि आइंदा आने वाला वक्त उनके जो कम्यूनिटी के लोग हैं उनके लिए बेहतर होगा। मेहनत करें और मेहनत में ही कामयाबी है। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात कल होंगे। 4 ओहदों के लिए मजमूई तौर पर 14 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 26,000 से ज़ायद वकला वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए मेला कल सजेगा और मजमूई तौर पर 26,000 से ज़ायद वोटर्स अपना अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इस इलेक्शन के लिए चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लाहौर हाईकोर्ट की पार्किंग की जगह है यहाँ पर पोलिंग एजेंट के कैंप्स बन चुके हैं और इस हवाले से जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर उनके सपोर्टर्स बैठेंगे और अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए यहाँ पर कैंप लगाएंगे। और कल इस हवाले से ये जो लाहौर हाईकोर्ट का पार्किंग एरिया है यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद होगी और तमाम जो इंतज़ामात हैं उनको ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 4 नशिस्तों के लिए 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदर की नशिस्त पर आसमान जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार लहरासब गोंदल और हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार इश्तियाक खान के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इस वक्त कुछ उम्मीदवारों के सपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, कैसा देख रहे हैं कल का इलेक्शन? कल एक मेला सजने जा रहा है। कल इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हम अपने पसंदीदा, मैं यहाँ बताना तो नहीं चाहता किसको वोट डालना है क्योंकि ये सिक्रेसी होती है, लेकिन हम अपने पसंदीदा अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे और 2023-24 के लिए उससे मुंतखब करेंगे। राना साहब क्या कहेंगे कल होने वाले इलेक्शन के हवाले? कल होने वाले इलेक्शन जो है ना, हुकूमत वक्त को और इलेक्शन कमीशन को एक पैगाम है कि कहीं पर भी कोई इलेक्शन हो ना हो, वकला हर साल अब बाकायदगी से वक्त पे अपने इलेक्शन करा देते हैं और ये नहीं देखते कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस वक्त ये हुकूमत जो है वो क्यों भाग रही है और क्यों ये लोग भाग रहे हैं जनरल इलेक्शन से और जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन से। जी बिल्कुल, हालात कैसे भी हों, वकला के इलेक्शन अपने वक्त मुकर्ररा वक्त पर होते हैं और यही जमहूरी रवायात है जिनको वकला तंजीमों ने बरकरार रखा हुआ है। अब कल इस हवाले से सुबह 8:30 बजे यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ होगा और फिर बगैर वक्फे के पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और ये इलेक्शन खास तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होगा। जैसे ही 5 बजे पोलिंग खत्म होगी, ठीक 5:15 पर नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़।